गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम व्याकरण का एक नया विषय लेंगे। ये विषय है शब्द विचार। ठीक है, आशा करती हूँ आपका PT1 का सिलेबस पूरा हो गया होगा, आपने अच्छे से अभ्यास किया होगा, आपको समझ आया होगा। जो भी आपके डाउट हैं वो हम डाउट सेशन में ले लेंगे। ठीक है, आपका जब डाउट सेशन होगा कल और परसों भी, तो उसमें आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप इकट्ठे करके रखिए, वो मैं आपको क्लियर करूँगी। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, शब्द विचार। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं। तो आज हम करेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द क्या होता है? शब्द वर्णों से बना हुआ एक सार्थक समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, अगर उसका अर्थ नहीं निकलता तो वो सार्थक नहीं होगा। वर्णों का समूह हो सकता है, लेकिन अगर अर्थ नहीं है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपकी शब्द की परिभाषा होगी, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। स्वतंत्र भी होता है और सार्थक भी होता है। अभी आगे मैं बताऊंगी स्वतंत्र क्यों होता है। ठीक है, जैसे आप इधर देखिए, ये कुछ वर्ण है, ह जमा आ जमा थ जमा अ, क्या बना? हाथ। एक सार्थक का शब्द बना, हाथ का अर्थ आप समझते हो। अब इसको मैं उल्टा कर दूं था, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये सार्थक नहीं है, निरर्थक है। समूह तो है परंतु ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो इसका कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम स्वतंत्र शब्द क्यों कहते हैं। जितने भी वर्णों के समूह होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, अपने अपने आप में उनका एक अर्थ होता है। परंतु जब हम इन्हीं स्वतंत्र शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये शब्द जो है वो पद बन जाते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से इनका वाक्यों में प्रयोग अन्य शब्दों के साथ कोई ना कोई संबंध हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक वाक्य लें, सुधा गुड़िया से खेल रही है। अब इसमें अनेक शब्दों का प्रयोग है, बहुत से स्वतंत्र शब्दों को एक साथ एक ही वाक्य में डाला गया है। तो यहाँ पर जो है शब्द है, सुधा है, गुड़िया है, से है, खेल है, रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सुधा अब एक स्वतंत्र शब्द ना होकर यहाँ पर एक संज्ञा बन गई है। व्याकरणिक दृष्टि से उसका कोई ना कोई महत्व हो जाएगा। गुड़िया भी एक संज्ञा है, से एक आपकी कारक विभक्ति है, खेल क्रिया है, रहे है एक सहायक क्रिया है। तो प्रत्येक स्वतंत्र शब्द वाक्य में आकर पद बन जाता है। ठीक है, तो जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं इन शब्दों को, तो इनको हम शब्द नहीं कहेंगे, पद कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको शब्द और पद का अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो पद किसे कहते हैं? व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। आपको ये आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है शब्दों का वर्गीकरण। कितने प्रकार के शब्द होते हैं, कितने भागों में हम इनको बांटते हैं। ठीक है, तो आपके 5 आधारों पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। पहला है स्रोत के आधार पर। स्रोत अर्थात उत्पत्ति कि शब्द आया कहाँ से। उसके बाद आता है रचना के आधार पर। रचना अर्थात वो बना कैसे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अर्थ के आधार पर।
शब्दों के अर्थ के आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं, उनका अर्थ क्या है निकलता है। उसके बाद व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भी व्याकरण में प्रयोग शब्दों के अलग अलग होते हैं भेद, वो हम करेंगे। प्रयोग के आधार पर कि भाषा में इनका प्रयोग किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं कि शब्द आया कहाँ से। हिंदी में जो है इन उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में हम इन्हें बांटते हैं। पहला है आपका तत्सम शब्द। तत्सम आपको पता है जो संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, संस्कृत भाषा के समान ही हम इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे कि दुग्ध, पुष्प, वर, सर्प आदि शब्द तत्सम शब्द हैं जो हिंदी में हम ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके तद्भव। तद जमा भव, उससे उत्पन्न होने वाले। संस्कृत भाषा के ही शब्दों को जब हम प्रयोग करते हैं उनका रूप बदलकर, संस्कृत भाषा के ही शब्द लेते हैं लेकिन परिवर्तन के साथ। जैसे दुग्ध दूध हो जाता है, सर्प सांप हो जाता है, दधी दही हो जाता है। ठीक है, ऐसी कार्य काम हो जाता है, कर्पूर कपूर हो जाता है, कर कान हो जाता है, मुख। ठीक है, उसके बाद नृत्य नाच हो जाता है। तो आपकी पुस्तक में ऐसे बहुत से शब्द दिए हैं जिन्हें आपको अभ्यास करना है। आपकी तालिका दी हुई है, उसमें से आपको वो करने हैं याद। ठीक है, तत्सम तद्भव कैसे बने, तत्सम क्या है और उसका तद्भव क्या है, या तद्भव का तत्सम, जैसे भी है आपको वो करना होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके देशज शब्द या देसी शब्द। देशज सब शब्द जो होते हैं, देश जमा जा मतलब देश में जन्मे। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं में कुछ प्रांत के शब्द प्रयोग होते हैं। वो आपके जो बोलचाल की भाषा है उसमें प्रयोग होते हैं। वो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पगड़ी है, झुग्गी है, पेट है, रोटी है, खिड़की है, लोटा है, ये सारे शब्द हमारे देसी भाषाओं से, स्थानीय भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। ठीक है, आपको पता है आप इतिहास में कितने तरह के, कितने देशों के लोग हमारे देश में आते रहे हैं और यहाँ बसते रहे हैं, तो अपने साथ वो अपना संस्कृति भी, अपनी भाषा भी लेकर आए हैं। तो इसी कारण से समय के साथ उनके भाषा के शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। अब हम उनको भी प्रयोग करते हैं। अंग्रेज़ी भाषा के हैं, अरबी भाषा के हैं, फ़ारसी है, पुर्तगाली है, तुर्की है, चीनी है, फ्रेंच है। इन देशों के लोग कई सालों से यहाँ पर आते जाते रहे हैं कई साल, तो उनकी भाषाएं, उनकी संस्कृति का भी हमारी संस्कृति और भाषा में मेल हो गया है। तो जैसे अंग्रेज़ी के शब्द हैं, मोटर है, डॉक्टर है, नर्स है, स्कूल है, टिकट है, बस है, ये सारे शब्द अंग्रेज़ी भाषा के जो अब हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। अरबी के शब्द हैं जो हमें पता भी नहीं है कि वो अरबी के हैं और हम हिंदी समझकर उनका प्रयोग करते हैं। जैसे जहाज़ है, इनाम है,
औरत, अखबार, फौज, ये सारे शब्द आपके अरबी भाषा के हैं। फारसी के हैं कागज़ है, बाज़ार है। आपने देखा होगा नुक्ता जो है वो हिंदी भाषा की ध्वनि नहीं है। नुक्ता हमने एक चिन्ह का प्रयोग करने लगे हैं ताकि हम फारसी या अरबी भाषा के शब्दों को अपनी हिंदी में लिख सकें। ठीक है, कागज़, बाज़ार, ठीक है, बीमार, सब्ज़ी, ये सारे शब्द आपके फारसी शब्द हैं। ऐसे पुर्तगाली शब्द है चम्मच, कालीन, गमला, काजू, ये सारे शब्द आपके पुर्तगाली हैं। उसके बाद तुर्की के भी बहुत से शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए, जैसे कारतूस, चाबी, कमीज़, आपकी खुली, बहादुर, दुश्मन, ये सारे शब्द आपके तुर्की हैं। उसके बाद चीनी है, चाय, लीची, चीकू, ये चीनी शब्द है। फ्रेंच, अंग्रेज़, कूपन आदि ये शब्द फ्रेंच शब्द हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक आता है संकर शब्द। संकर शब्द होता है जब दो भिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। जैसे आपका है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो बच्चों रेल जो है वो अंग्रेजी है और गाड़ी जो है हिंदी है। ठीक है, ये दो अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं संकर शब्द। ऐसे कई शब्द आपको मिल जाएंगे, जैसे वर्षगांठ। वर्ष संस्कृत है, गांठ जो है वो हिंदी है। नीलाम घर, नीलाम पुर्तगाली है और घर हिंदी है। मोटर गाड़ी, मोटर इंग्लिश है और गाड़ी आपका हिंदी है। हिंदी में भी देशज है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं संकर शब्द। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद आते हैं हम जो है रचना के आधार पर। रचना मतलब बनावट कि शब्द बना कैसे। इस आधार पर हम शब्दों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग। ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। ठीक है, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी वस्तु विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग होते हैं, जिनको और किसी के लिए प्रयोग हम नहीं करते हैं और जिनके अगर हम वर्णों के टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे मैंने ऊपर अभी हाथ लिखा था, अब मैंने इसके टुकड़े करे, हाथ जमा थ। हा जो है इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, न था का अर्थ है। क्या, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या बनता है, हाथ। हमें पता है हाथ हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, अपने हस्त के लिए प्रयोग करते हैं, हाथ के लिए। तो ये रूढ़ हो गया, उसके सिर्फ उसी के लिए ही हमें हाथ बोलते प्रयोग करते हैं। तो एक विशेष अंग के लिए ये रूढ़ हो गया है। ठीक है, इसके बाद ऐसे बहुत से शब्द हैं, घोड़ा है, बस्ता है, किताब है। इनको टुकड़े करेंगे तो आपको कोई अर्थ नहीं मिलेगा, ये रूढ़ शब्द है। क्या, उसके बाद आता है यौगिक। यौगिक का मतलब तो योग, योग मतलब जोड़ना। तो 2 अलग अलग रूढ़ शब्दों को जब हम जोड़ते हैं और एक तीसरा शब्द बन जाता है, वो यौगिक हो जाता है। और जब इनके टुकड़े करेंगे तो उनका अपना अपना एक अलग अर्थ होगा। जैसे कि आप देखिए राष्ट्रपिता,
राष्ट्रपिता। राष्ट्र मतलब देश, पिता मतलब पिता, पितृ। राष्ट्रपिता एक तीसरा अर्थ बन गया जो देश के पिता है। इसके टुकड़े करें तो इनका दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है, कोई आपस में मेल नहीं है, लेकिन तीसरा अर्थ भी जो है वो बन गया, तो ये यौगिक है। ठीक है, ऐसे ही बहुत से हैं। विद्यालय, विद्या जमा आलय, विद्या हम ज्ञान को बोलते हैं, आलय मतलब घर, तो विद्या का घर विद्यालय। ठीक है, ये यौगिक शब्द है। अब आता है तीसरा योग रूढ़। योग रूढ़ जो है वो यौगिक भी है और रूढ़ भी है। यौगिक अर्थात दो शब्दों से मिले भी हैं, परंतु वो एक विशेष अर्थ देते हैं, किसी विशेष वस्तु के साथ रूढ़ हो जाते हैं, जैसे कि जलज। जलज, जलज हम कमल को बोलते हैं, लेकिन अगर जब हम इसको तोड़ेंगे, ये दो शब्दों से बना हुआ है। जल पानी, ज मतलब जन्मा, जल में जन्मा। जल में जन्मे तो बहुत सी जल के प्राणी होते हैं, मछली है, आपका कछुआ है, जो भी आपके जल में जन्मते हैं हम जलज बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम जलज बोलते हैं सिर्फ कमल। तो ये शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ हो गया है एक विशेष वस्तु के साथ। ठीक है, तो ये योग रूढ़ है। ठीक है, ऐसे ही लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर, जिसका उदर मतलब पेट, तो हर मोटे पेट वाले को हम लंबोदर बोलते हैं? नहीं, हम सिर्फ गणेश जी को ही लंबोदर बोलते हैं। दशानन 10 आनन है जिसके, अर्थात 10 सिरों वाला, तो रावण हमारे दिमाग में आता है कि रावण ही है, जिसको हम दशानन बोलते हैं। ठीक है, नीलकंठ शिव जी को बोलते हैं। नीला है कंठ जिसका नीला कंठ होगा, जैसे नील गाय भी होती है, उसको भी नीला कंठ होता है, तो उनको हम नीलकंठ नहीं बोलते, हम शिव जी को नीलकंठ बोलते हैं। तो ये योग रूढ़ हो गए, यौगिक होते हुए भी रूढ़ है। ठीक है, समझ आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर हमारे जो है शब्द भेद हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे आपके अर्थ के आधार पर उनका अर्थ कैसे निकलता है। पर्यायवाची जो समान अर्थ देते हैं उन शब्दों को बोलते हैं। अनेक अर्थ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक होता है एकार्थी शब्द, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे नाना, उसका नानी, नाना, इनका एक ही अर्थ होता है। उसके बाद होता है श्रुति संभिन्नार्थक, सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द, जैसे अचार, आचार, समान, सामान। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जब हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द बोलते हैं। ठीक है, ये आपके जो है अर्थ के आधार पर आता है। उसके बाद आता है आपका व्याकरणिक प्रकार के। व्याकरणिक प्रकार जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं व्याकरण में किस प्रकार उसका प्रयोग किया जा रहा है। ये दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वो होते हैं जिनके अंदर परिवर्तन आ जाता है, विकार आ जाता है, विकार अर्थात परिवर्तन। अविकारी होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं। ये होते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे संज्ञा जो है आपके लिंग, वचन और
कारक के अनुसार बदल जाता है। जैसे अगर हम वचन बदलें, लड़की लड़कियाँ, लड़कियों। सर्वनाम में बदलाव आ जाता है, तुम तुम्हें तुम्हारा। विशेषण में बदलाव आ जाता है, बुरा बुरी बुरे। उसके बाद क्रिया में बदलाव आ जाता है, पढ़ाया पढ़ाई पढ़ाए। ठीक है, तो ये विकारी शब्द हैं जिनमें आपके लिंग वचन कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अविकारी। अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं आता, संज्ञा वचन कारक आदि का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे क्रिया विशेषण, इसमें लड़का इधर आया, लड़के इधर आए। ध्यान से देखना। लड़का संज्ञा है, एक लड़का। यहाँ वचन परिवर्तन हो गया, लड़के। इधर आया, क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है, इधर आए वचन के अनुसार परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन कहाँ नहीं हो रहा? इसमें क्रिया विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। वचन में भी इधर ही था और बहुवचन में भी इधर ही था। ठीक है ना, तो ये क्रिया विशेषण है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो ये अविकारी है। ठीक है, इसके बाद संबंध बोधक शब्द जो होते हैं, के उपरांत के पहले। लड़का परीक्षा के उपरांत घर चला गया, लड़के परीक्षा के उपरांत घर चले गए, तो के उपरांत में कोई परिवर्तन नहीं आया। समुच्चय बोधक बल्कि, और, यानी, तथा, लेकिन, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। विस्मय आदि बोधक होते हैं जो आपके भाव प्रकट करते हैं, अरे वाह शाबाश उफ, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग, हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं? कुछ सामान्य शब्द होते हैं, सामान्य बोलचाल के, कुछ तकनीकी शब्द होते हैं, टेक्निकल शब्द होते हैं। टेक्निकल जैसे आपके विज्ञान संबंधी शब्द हो गए, आपके कॉमर्स संबंधी शब्द हो गए, वाणिज्य संबंधी शब्द हो गए। सामान्य शब्द तो दैनिक बोलचाल की भाषा में आप प्रयोग करते हैं, घर, कपड़ा, रोटी, बाल्टी, ये सारे सामान्य शब्द हैं। किंतु टेक्निकल शब्द जैसे कंप्यूटर, रसायन, सचिव, संज्ञा, ये सारे शब्द जो हैं आपके तकनीकी शब्द होते हैं। इसके प्रयोग के आधार पर इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आप अच्छे से इसको जो नोट्स हैं उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और जो आपके वर्कशीट है उसको करिएगा, आपको और अच्छे से इसको समझ आ जाएगा। आज के लिए